दोस्तों आजकल आप टीवी और अखबारों में देखते होंगे नया एक्सप्रेसवे बन गया, बड़ी कंपनी आ गई, स्मार्ट सिटी बन रही है। ये सब सुनकर अच्छा लगता है कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये बड़ी बड़ी सड़कों के नक्शे खींचे जाते हैं तो किसकी छाती पर चढ़कर गुजरते हैं? आप गौर करना, जब भी कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले उन बस्तियों पर गाज गिरती है जहां दलित, पिछड़े और गरीब लोग रहते हैं। सवाल ये है कि क्या विकास का रास्ता हमेशा गरीबों की झोपड़ी से ही होकर जाना जरूरी है? क्यों हमेशा दलितों को ही कहा जाता है कि देश के लिए बलिदान दो? आज हम इसी बलिदान के पीछे की राजनीति और जातिवादी सिस्टम को समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज हम किसी की चापलूसी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इतिहास की जड़ों को पकड़ते हैं। सदियों तक दलित समाज को जमीन रखने के हक से दूर रखा गया। आजादी के बाद बाबा साहेब अंबेडकर और कई आंदोलनों की वजह से भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म की बात हुई। कुछ दलित परिवारों को पट्टे कागज मिले, कुछ को बंजर जमीनें दी गई ताकि वो मेहनत करके अपना पेट पाल सके। लेकिन आज जब विकास का दौर आया तो वही जमीनें फिर से निशाने पर है। होता क्या है कि दलितों के पास जो जमीनें हैं उनके कागज अक्सर पक्के नहीं होते हैं या पुराने रिकॉर्ड में गड़बड़ी होती है। सरकार इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। वो आती है और कहती है कि ये तो सरकारी जमीन है, तुम यहाँ अतिक्रमण करके बैठे हो। जिस जमीन को पसीने से सींच कर 2-3 पीढ़ियां गुजर गई उसे एक झटके में अवैध बता दिया जाता है। ये सिर्फ जमीन नहीं छीनी जा रही है, ये वो एकमात्र सहारा छीना जा रहा है जो उन्हें बराबरी का एहसास देता था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या सरकार जानबूझकर ऐसा करती है? देखिए, इंजीनियरिंग की भाषा में इसे सबसे सस्ता रास्ता कहा जाता है। जब कोई हाईवे का नक्शा बनता है तो इंजीनियर देखते हैं कि कहां से जमीन लेना आसान है। अगर हाईवे किसी रसूखदार या ऊंची जाति के गांव के बीच से जा रहा हो तो वहां के लोग कोर्ट में चले जाते हैं। उनके पास बड़े बड़े वकील होते हैं और राजनीतिक पहुंच भी होती है। वो सरकार पर दबाव बनाकर हाईवे का रास्ता थोड़ा तिरछा करवा देते हैं। लेकिन दलित बस्तियों के पास ना तो पैसा है, न ही सत्ता में वैसी पैरवी है। इसीलिए नक्शा बनाने वाले को पता है कि यहाँ से बुलडोजर ले जाना सबसे आसान है, कोई शोर नहीं मचेगा। इसे कहते हैं सिस्टम का जातिवाद, जहां कमजोर को ही हमेशा निशाना बनाया जाता है क्योंकि उसका कोई माई बाप नहीं दिखता है। चलो मान लेते हैं कि जमीन लेनी जरूरी है, पर क्या उसका सही दाम मिलता है? यहाँ शुरू होता है असली खेल। सरकार मुआवजा तय करती है सर्किल रेट पर। अब दलितों की जमीनें अक्सर गांव के किनारे या कम विकसित इलाकों में होती है, जिनका सरकारी रेट जानबूझकर कम रखा जाता है। जब सरकार जमीन लेती है तो वो मुआवजा इतना कम होता है कि उससे शहर में एक छोटा सा कमरा भी नहीं खरीदा जा सकता है। और सबसे बड़ा दुख तो उन भूमिहीन दलितों का है जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। जब खेत छिन गया तो मालिक को तो थोड़ा बहुत मुआवजा मिल गया, और वो मजदूर कहाँ जाएगा? उसकी तो रोजी रोटी ही खत्म हो गई। उसके लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं होता है। वो परिवार रातों रात सड़कों पर आ जाता है। सरकार कहती है कि हम तुम्हें दूसरी जगह बसाएंगे, लेकिन वो दूसरी जगह कैसी होती है? अक्सर शहर का वो कोना जहां गंदा नाला बह रहा हो या जहां ना स्कूल हो ना अस्पताल हो। एक दलित परिवार जो अपने गांव में सम्मान से रह रहा था, उसे शहर की गंदी झुग्गियों में धकेल दिया जाता है। वहां जाकर वो सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूर बनकर रह जाता है। उसकी सामाजिक ताकत खत्म हो जाती है। गांव में वो अपने समाज के साथ रहता था, सुख दुख में लोग साथ थे। नए माहौल में वो एकदम अकेला पड़ जाता है। इसे कहते हैं जड़े काटना। जब आप किसी की जमीन छीनते हो तो आप सिर्फ मिट्टी नहीं छीनते, आप उसका इतिहास, उसकी पहचान और उसकी सुरक्षा भी छीन लेते हो। आज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सरकार पर सीधा आरोप लग रहा है कि वो कॉरपोरेट घरानों की दोस्त बनी हुई है। बड़ी कंपनियों को सस्ती जमीन चाहिए और सरकार पुलिस के दम पर गरीबों को डराकर उनकी जमीनों पर कब्जा करवाती है। लोग पूछते हैं, अगर ये विकास हमारे लिए है तो हमें उजाड़ा क्यों जा रहा है? क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़ी सड़कें हैं?
क्या उस मजदूर के बच्चे की शिक्षा और घर विकास नहीं है? जब लोग विरोध करते हैं तो उन पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उन्हें विकास विरोधी कह दिया जाता है। ये लोकतंत्र है या तानाशाही है? आज समाज का एक बड़ा हिस्सा ये मान चुका है कि सरकार की नजरों में दलितों की जमीन की कीमत सिर्फ एक बंजर टुकड़ा है, इंसान का घर नहीं। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में इस वक्त हजारों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन जमीनों पर दलितों का हक था, उन्हें छीनने के लिए सरकारें पब्लिक पर्पस जनहित का सहारा लेती है। जनहित का मतलब क्या है? क्या सिर्फ हाईवे और मॉल बनाना जनहित है? क्या उन दलित परिवारों को उनके घर में रहने देना जनहित नहीं है? सरकारें अक्सर दलितों को वो जमीन देती है जो उपजाऊ नहीं होती है, और जब सालों की मेहनत के बाद वो उस जमीन को रहने लायक बनाते हैं तो अचानक वहां कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पास हो जाता है। ये साजिश नहीं तो और क्या है? अब एक बहुत ही आसान सा गणित समझते हैं जिसे सरकार मुआवजा कहती है। मान लीजिए एक शहर के पास दो गांव हैं, एक गांव दबंगों का है, दूसरा दलितों का। जब सरकार जमीन लेती है तो वो सर्किल रेट देखती है। जानबूझकर दलित बस्तियों के इलाकों का सरकारी रेट बहुत कम रखा जाता है। जब मुआवजा मिलता है तो अमीर किसान को करोड़ों मिलते हैं, लेकिन एक दलित परिवार को इतने कम पैसे मिलते हैं कि वो शहर में एक ढंग की छत भी नहीं डाल सकता है। ऊपर से सरकार ये भी कह देती है कि तुम्हारे पास तो पुश्तैनी कागज ही नहीं है। अरे भाई, जिस समाज को सदियों तक कलम पकड़ने नहीं दी गई, आप आज उससे 100 साल पुराने कागज मांग रहे हो। ये तो वही बात हुई कि पहले पैर बांध दो और फिर कहो कि रेस में हार गए, इसलिए जमीन छीन रहे हैं। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून बना था, उसमें लिखा है कि 70 से 80% लोगों की मर्जी के बिना जमीन नहीं ली जा सकती है। लेकिन क्या सच में दलितों से उसकी मर्जी पूछी जाती है? अक्सर होता यह है कि रात के अंधेरे में पुलिस आती है, घर के मुखिया को उठा लेती है, या फिर गांव में ऐसा डर पैदा किया जाता है कि लोग चुपचाप अंगूठा लगा देते हैं। विरोध करने वालों पर सरकारी काम में बाधा डालने के केस ठोक दिए जाते हैं। जेल का डर और पुलिस की लाठी, ये वो दो हथियार है जिनके दम पर विकास का पहिया आगे बढ़ाया जाता है। क्या ये वही लोकतंत्र है जिसका सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था? देखिए, विकास जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ दलित ही क्यों चुकाए? अगर हमारी जमीन पर फैक्ट्री लग रही है तो हमें सिर्फ एक बार पैसा मत दो, हमें उस फैक्ट्री में पार्टनर बनाओ। हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन और नौकरी की गारंटी दो। सरकार को चाहिए कि वो खुद आगे बढ़कर दलितों की जमीनों के कागज पक्के करें, न कि कागज न होने का बहाना बनाकर उन्हें बेदखल करें। इंजीनियरों को ऐसे रास्ते खोजने होंगे जहां कम से कम लोगों का घर उजड़े, चाहे उसमें सरकार का थोड़ा ज्यादा पैसा ही क्यों न खर्च हो। अमीर का बंगला बचाने के लिए गरीब की झोपड़ी उजाड़ना बंद करना होगा। दोस्तों, यूपी में आजकल एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे। लेकिन इसकी एक ऐसी कहानी है जो आपको विज्ञापनों में नहीं दिखेगी। उदाहरण के तौर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और नोएडा के आसपास के इलाकों को देखिए। यहाँ कई जगह दलित किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी उपजाऊ जमीन को बंजर दिखाकर अधिग्रहित कर लिया गया। जब जमीन का मुआवजा तय हुआ तो ऊंची जाति के बड़े जमींदारों को शहर के करीब होने का फायदा मिला, लेकिन दलित बस्तियों को आउटर बताकर बहुत कम पैसे दिए गए। आगरा के पास के कुछ गांवों में तो दलितों ने अपनी जमीनों पर कब्जा बचाने के लिए अपने ही कब्रें तक खोद डाली। सरकार पर आरोप लगा कि प्रशासन ने सर्वे के दौरान उन रास्तों को चुना जहां दलितों की आबादी घनी थी, ताकि मुआवजे का कुल बजट कम रखा जा सके। क्या विकास का मतलब यही है कि आप गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी लागत कम करें? अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है केन बेतवा लिंक परियोजना और बड़े बांध की। रीवा और चंबल के इलाकों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां सदियों से रह रहे दलित परिवारों को वन भूमि, फॉरेस्ट लैंड के नाम पर उजाड़ दिया गया। यहाँ एक बड़ा पेच है, वन अधिकार नियम FRA। कागजों पर तो ये कानून कहता है कि जमीन नहीं छीनी जाएगी, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है
कि दलितों को अतिक्रमणकारी बताकर उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। शिवपुरी और सागर जिले से ऐसी कई खबरें आई जहां विकास परियोजनाओं के लिए दलितों की झोपड़ियां गिरा दी गई, जबकि वहीं पास में रसूखदारों के फार्म हाउसों को हाथ तक नहीं लगाया गया। एमपी में विस्थापन का मतलब है गांव से निकालकर किसी ऐसे टापू पर छोड़ देना जहां न सड़क है न बिजली। ये विकास है। बिहार की कहानी तो और भी दर्दनाक है। यहाँ जमीन का संघर्ष बहुत पुराना है। बिहार में एक शब्द बहुत मशहूर है, बासठ गीत पर्चा। सालों पहले सरकार ने भूमिहीन दलितों को रहने के लिए ये पर्चे दिए थे, लेकिन आज जब कोई बड़ी सड़क या पुल बनता है तो प्रशासन इन पर्चों को मानने से इनकार कर देता है। कोसी क्षेत्र में बांधों और तटबंधों के निर्माण के समय हजारों दलित परिवार विस्थापित हुए। आरोप है कि मुआवजे की लिस्ट में उनके नाम ही गायब कर दिए गए, क्योंकि उनके पास जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड नहीं थे। बिहार के गया और नवादा के इलाकों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जब जमीन ली गई तो दलितों ने सवाल उठाया कि उनके पास जो 2-4 कट्ठा जमीन बची है, अगर वो भी चली गई तो वो कहां जाएंगे। बिहार में विकास के नाम पर जो जमीन ली जाती है उसका सबसे बड़ा शिकार वो बटाईदार होते हैं जो दूसरे के खेतों में मेहनत करते हैं। खेत बिक जाता है, मालिक को पैसा मिलता है, पर मजदूर भूखा मर जाता है। इन तीनों राज्यों में एक पैटर्न दिखता है। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो रातों रात राजस्व रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड बदल दिए जाते हैं। दलितों की आबादी वाली जमीन को सरकारी उसर घोषित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सरकार को मुआवजा न देना पड़े। एक और नया फैक्ट ये है कि आजकल लैंड पूलिंग के नाम पर दलितों को बहलाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप अपनी जमीन दे दो, जब यहाँ शहर बनेगा तो आपको एक छोटा प्लॉट मिल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि उस प्लॉट को मिलने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। तब तक वो परिवार कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। इस बीच वो अपनी जमीन भी खो देता है और शहर के सपनों के पीछे दर दर की ठोकरें खाता है। दोस्तों, आदिवासी इलाके गरीब क्यों हैं जबकि वहां से अरबों का खनिज निकलता है। देखिए, भारत के आदिवासी बहुल इलाके जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश खनिज से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइड और अन्य बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। फिर भी ये इलाके गरीब है। इसका कारण यह है कि खनिज की कमाई सीधे आदिवासी समाज तक नहीं पहुंचती है। सरकार और बड़ी कंपनियां खनिज से अरबों की कमाई करती है, लेकिन आदिवासी लोगों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है। स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क, पानी और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी कई इलाकों में मौजूद नहीं है। आदिवासी लोग अपनी जमीन और जंगल खोकर अपनी संसाधन संपन्न भूमि के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं। अरबों का खनिज बाहर निकलता है, लेकिन उसका लाभ वहां रहने वाले लोगों को नहीं मिलता है। यही वजह है कि आदिवासी इलाके संसाधन समृद्ध होते हुए भी विकास के मामले में सबसे पिछड़े हैं। यह असमानता समाज में गहरी नाराजगी और सवाल पैदा करती है कि आखिर यह संपदा, यह धन किसके लिए है और क्यों आदिवासी समाज इसका असली हकदार नहीं बन पा रहा है। आदिवासी इलाकों में आज भी गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी है। खनिज के बावजूद यहाँ का विकास रुका हुआ लगता है। यही विरोध और सवाल पैदा करता है कि अरबों की संपदा, धन किसके लिए है और क्यों स्थानीय लोगों की स्थिति नहीं बदलती है। भारत में आदिवासी इलाकों से खनिज निकालने में सरकारी और बड़ी निजी कंपनियों का बड़ा हाथ है। कोयला के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी मुख्य है। लौह अयस्क और स्टील में एसएआईएल और एनएमडीसी जैसी सरकारी कंपनियां सक्रिय हैं। निजी कंपनियों में अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, वेदांता, जेएसडब्ल्यू ग्रुप और जिंदल ग्रुप प्रमुख है। ये कंपनियां अरबों रुपए के खनिज का उत्पादन करती है, लेकिन आदिवासी समाज को इसका असली लाभ नहीं मिलता। स्थानीय लोगों को केवल अस्थायी मजदूरी मिलती है, जबकि अस्थायी और कुशल नौकरियां बाहर के लोगों को दी जाती है। खनिज आदिवासी जमीन से निकलता है, मुनाफा बड़े उद्योगपतियों और सरकारी खजानों में चला जाता है।
आदिवासियों के गांव में स्कूल, अस्पताल और रोजगार की स्थिति आज भी खस्ता है। यही वजह है कि खनिज संपदा धन के बावजूद आदिवासी इलाकों में गरीबी और बेरोजगारी लगातार बनी रहती है। पहले खनन ब्लॉकों का आवंटन सरकारी कंपनियों के हाथ में था। 2004 से लेकर 2014 के दौरान यूपीए सरकार ने कई ब्लॉकों का सीधे आवंटन किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कई ब्लॉकों को रद्द कर दिया। 2014 के बाद एनडीए सरकार ने नीलामी प्रक्रिया लागू किया। इसका तर्क पारदर्शिता था, लेकिन वास्तव में वह बड़ी कंपनियां आगे रही जिनके पास पूंजी और राजनीतिक पहुंच थी। खनन से होने वाली कमाई पहले केंद्र और राज्य सरकारों को फीस और अतिरिक्त टैक्स के रूप में मिलती है। रॉयल्टी खनिज की मात्रा और प्रकार के आधार पर तय होती है। इसके अलावा जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स भी सरकार को मिलता है। राज्य को मिलने वाला हिस्सा ज्यादातर सामान्य बजट में चला जाता है। आदिवासी इलाकों के विकास में सीधे खर्च नहीं होता है। डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पैसा बनाने का उद्देश्य आदिवासी समुदाय को लाभ देना था, लेकिन रिपोर्टों में यह सामने आया कि पैसा या तो खर्च ही नहीं हुआ या प्रशासनिक कामों में चला गया। केंद्र का राजस्व आय राष्ट्रीय योजनाओं में चला जाता है। आदिवासी इलाकों तक इसका असर बहुत कम होता है। अरबों का खनिज और पैसा बाहर निकलता है, लेकिन स्थानीय विकास अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि आदिवासी इलाके संसाधन समृद्ध होते हुए भी गरीब बने रहते हैं। पीईएसए, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, और एफआरए, फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून आदिवासियों को उनके जंगल और जमीन पर अधिकार देते हैं। पीईएसए ग्राम सभा को खनन निर्णय में भागीदारी देती है और एफआरए वन अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन जमीन पर ये कानून सही तरीके से लागू नहीं होते। कई जगहों पर अधिकारों की मान्यता पूरी होने से पहले खनन परियोजनाएं मंजूर कर दी जाती है। सामुदायिक वन अधिकार को अनदेखा कर निजी परियोजनाओं को अनुमति दे दी जाती है। पीईएसए नियम कई राज्यों में अधूरे हैं या लागू नहीं है। इसका असर यह होता है कि आदिवासी समाज अधिकारों के बावजूद निर्णय प्रक्रिया से बाहर आते हैं। इस वजह से खनन कानूनन सही दिखता है, लेकिन आदिवासी प्रभावित होते हैं। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि पैसा या तो खर्च नहीं हुआ या प्रशासनिक काम में चला जाता है। खनन के चलते जंगल काटे जाते हैं, पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो जाते हैं, पानी गंदा हो जाता है और जमीन के नीचे का पानी घट जाता है। खेती की जमीन खराब होने से फसल उगाना मुश्किल हो जाता है। धूल और जहरीले कचरे से लोग बीमार पड़ते हैं। आदिवासी लोग जंगल, पानी और खेती पर अपनी जिंदगी चलाते थे, अब उनकी रोजी रोटी खतरे में है। खनन से मिनरल तो निकल आते हैं, लेकिन पूरी जीवन प्रणाली टूट जाती है। खनन विरोधियों पर आईपीसी, राज्य सुरक्षा कानून और यूएपीए जैसी धाराएं लगाई जाती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को भी आरोपी बना दिया जाता है। महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठी चार्ज, गिरफ्तारी होती है। विरोध कर रहे लोग सिर्फ अपनी जमीन और जंगल बचाने की कोशिश कर रहे थे। मुकदमों सालों तक चलते हैं, मानसिक और सामाजिक नुकसान होता है। यही वजह है कि आदिवासी विरोध करने में भी डरते हैं। आदिवासी इलाके गरीब हैं क्योंकि खनिज से अरबों की कमाई ऊपर से होती है। स्थानीय लोगों को अधिकार नहीं दिया जाता। कानून मौजूद है, पीईएसए, एफआरए, डीएमएफ, लेकिन उनका पालन बहुत कमजोर है। ग्राम सभा की सहमति औपचारिकता बन जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्यों यूपी बिहार के हर बड़े प्रोजेक्ट में बी स्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा दलित पिछड़े ही होते हैं? क्या सरकार के पास इतना डेटा नहीं है कि वो रसूखदारों की जमीनों का भी उतना ही अधिग्रहण करें जितना गरीबों का करती हैं? क्यों बी स्थापन के बाद दलितों को दी जाने वाली कॉलोनियां हमेशा नरक जैसी होती है? ये सवाल राजनीति के नहीं बल्कि हमारे हक के हैं। अगर आज हम इन किस्सों पर बात नहीं करेंगे तो कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। विकास की गाड़ी अगर किसी के घर को कुचल कर आगे बढ़ रही है तो उस गाड़ी को रोकना जरूरी होता है। दोस्तों, बात सीधी है, हमें विकास चाहिए पर किसी की अर्थी पर चढ़कर नहीं। अगर किसी की जमीन ली जा रही है तो उसे उस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी, पार्टनर बनाओ।
उसे सिर्फ एक बार का मुआवजा देकर मत छोड़ो, बल्कि उस फैक्ट्री या रोड से जो कमाई हो उसमें उसका हिस्सा तय करो। और सबसे बड़ी बात, नक्शे बनाते समय इंसानियत को ऊपर रखो, न कि सिर्फ पैसे बचाने को। जब दलितों और गरीबों की जमीन को आसान शिकार समझा जाएगा, तब तक ये देश वाकई विकसित नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आपके इलाके में भी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ये बात दूर तक जानी चाहिए, इसलिए वीडियो को आप लोग दबाकर शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।